हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने देखा था आइंस्टाइन का समीकरण। ठीक है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहा। ठीक है, आइंस्टाइन का समीकरण, वैद्युत प्रकाश वैद्युत समीकरण। डेफिनेटली जाकर के अगर नहीं देखे होंगे तो देखिए। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज भैया? विकिरण की द्वैत प्रकृति। ये टाइम पास है छोटा सा, ठीक है, बट मेन है द्रव्य की तरंग प्रकृति, जिसमें डी ब्रोगली का समीकरण देखेंगे, मोस्ट टाइम भी आता है। ठीक है, उसके साथ साथ देखेंगे डेविसन और जर्मर की प्रयोग। ओके, तो डियर स्टूडेंट, क्या है विकिरण की द्वैत प्रकृति? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। तो विकिरण की जो द्वैत प्रकृति है, हम सब जानते हैं प्रकाश का जो है विकिरण मतलब प्रकाश। ठीक है, द्वैत प्रकृति, द्वैत मीन्स होता है डबल, डुअल नेचर। दो तरीके से हम इसको अध्ययन करते हैं, किसी चीज को डबल। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति में हर एक चीजों में सममितता पाई जाती है, मतलब हर एक चीज का सममितता पाई जाती है। अर्थात मैं जैसे कि हूं तो मेरा कार्बन कॉपी या मेरे जैसे दिखने वाला कोई व्यक्ति डेफिनेटली इस दुनिया में कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो हर एक चीजों में सममितता पाई जाती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो विकिरण की द्वैत प्रकृति हम सब जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन हो, चाहे परावर्तन हो, विवर्तन हो, व्यतिकरण हो, चाहे ध्रुवण हो, इन सभी गुणों की व्याख्या हम तरंग प्रकृति के द्वारा करते हैं। सबको पता है, जिसकी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे एक अनुदैर्ध्य तरंगे है ना। विद्युत चुंबकीय जो प्रकाश है उसको हमने विद्युत चुंबकीय तरंगे माना, जो कि एक अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे हैं। ठीक है, विवर्तन, व्यतिकरण भी जो है हमारा तरंग के द्वारा ही प्रूफ किया जाता है। और इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट, विद्युत प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, ठीक है, की घटना, जिसको हमने अभी पढ़ा, ठीक है, और काप्टन का प्रभाव, ठीक है, ये सभी प्रकाश के कणीय प्रकृति के द्वारा सिद्ध होते हैं। ठीक है, यहां तक न्यूटन ने कड़ी का सिद्धांत दिया था प्रकाश के लिए, सबको पता है भाई। हाइगेंस ने क्या दिया था? आपका तरंग सिद्धांत दिया था प्रकाश के लिए। आइंस्टाइन ने क्या दिया? फोटॉन, अर्थात उसने भी इसको क्या माना? एक ऊर्जा का कण माना, पैकेट माना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, विकिरण के विभिन्न जो है परिघटनाएं, कुछ परिघटनाएं विकिरण के तरंग प्रकृति के द्वारा एवं कुछ परिघटनाएं जैसे काप्टन प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव आदि उसके कण प्रकृति के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं। अतः इसका दो प्रकार की प्रकृति होती है, जिसे विकिरण की दो द्वैत प्रकृति कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये बस थोड़ा सा जानकारी था आपके लिए। अब देखते हैं हम लोग क्या चीज भैया, द्रव्य की तरंग प्रकृति। तो आपका डी ब्रोगली, इसका स्पेशल और मुलिकन, ये दो जो है मुख्य वैज्ञानिक रहे। इन्होंने कहा कि विश्व की संपूर्ण ऊर्जा, विश्व की या ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा जो है डियर स्टूडेंट, संपूर्ण ऊर्जा वह द्रव्य और विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में विद्यमान है। जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी आपके ऊर्जा है, ठीक है, वह द्रव्य मतलब द्रव्य और द्रव थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, द्रव्य के अंदर मेटर, दैट इज अ मेटर। ओके, मेटर द्रव्य, द्रव इज अ लिक्विड। ओके, लिक्विड। तो भैया द्रव्य के अंदर में ठोस द्रव गैस आता है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो ठोस द्रव गैस और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उपस्थित है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट रहा। सेकंड स्टेटमेंट ये रहा कि प्रकृति में सममितता पाई जाती है। प्रकृति में क्या पाई जाती है? सममितता पाई जाती है। और जिस प्रकार विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, उसी प्रकार किसी गतिमान कण की भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रकृति में सममितता पाई जाती है, और जिस प्रकार किसी तरंग की विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, तरंग और कण द्वैत प्रकृति होती है, उसी प्रकार एक गतिमान कण या द्रव्य, ठोस द्रव गैस जो भी है, द्रव्य की भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। अब इसको
हमारे आदरणीय श्री डी ब्रॉगली साहब समझाते हैं। तो डी ब्रॉगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण के साथ उसका तरंग संलग्न होता है और इस तरंग को हम द्रव्य तरंग क्या बोलते हैं, द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं, याद रखिएगा, डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। यदि किसी कण का द्रव्यमान m व वेग उसकी गति कर रहा है उस कण का वेग v है, तब उस कण के तरंग दैर्घ्य को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है और वह तरंग दैर्घ्य है डियर स्टूडेंट लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी, जहां h जो है हमारा क्या है, प्लांक नियतांक। ओके, m क्या है, उस कण का द्रव्यमान और v क्या है, उस कण का वेग। तब उसके तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी से प्रदर्शित करते हैं। और किसी भी कण में लैम्डा आ गया मतलब वो क्या है, एक तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है। इसलिए डी ब्रॉगली ने कहा कि यदि कोई कण गतिमान अवस्था में है तो उसका तरंग उसके साथ संलग्न होता है, अर्थात तरंग होता है उसमें, ठीक है, और उस तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं। अब देखते हैं इस चीज का निगमन, यही चीज आता है डी ब्रॉगली के अनुसार, ठीक है, आपको यहीं से बताना रहता है और इसका निगमन करना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसका निगमन हमको कैसे करना है। तो आप सब जानते हैं डियर स्टूडेंट, हमको ये ला के दिखाना है क्या चीज, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। तो हम सब जानते हैं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हम सबको पता है कि अनुसार एक प्रोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां H क्या है, प्लांक नियतांक है और हमारा न्यू क्या है, आवृत्ति है, ठीक है, उस प्रोटॉन की आवृत्ति है। किंतु m द्रव्यमान व c वेग वाले विकिरण की ऊर्जा आइंस्टाइन के अनुसार ऊर्जा या अनिश्चितता या आपका आइंस्टाइन के अनुसार E इज इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए समीकरण 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा डियर, mc स्क्वायर 1 और 2 से, तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा h न्यू। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इधर देखिएगा, सब लोग देखिएगा, है ना। हम सब जानते हैं वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। जब इस चीज को हम किस तरंग के लिए लागू करते हैं तो वेग क्या हो जाता है, दूरी और समय क्या हो जाता है, वो देखिए। सपोज समय को इधर पहले आई, मैं आपको आराम से समझा देता हूं, टेंशन ना ले। समय अर्थात t दैट इज इक्वल टू दूरी बटे वेग, ठीक है। यदि उसका वेग c है, किसी भी तरंग के लिए, जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसका वेग यदि c है, आवर्तकाल t है, तो t इज इक्वल टू दूरी क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई वेग हो जाएगा c, ठीक है। और t को हम लोग लिख सकते हैं 1/न्यू, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल की व्युत्क्रम होती है, तो लैम्डा बाई हो जाएगा c। और यहां से अगर आप न्यू का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा डियर, मतलब इसको पलट देना है ना, पलट देना है, तो पलटेंगे तो ये हो जाएगा c बाई लैम्डा। इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूंगा, न्यू की जगह में क्या रख देंगे हम लोग, mc स्क्वायर दैट इज इक्वल टू h, न्यू की जगह में हम लोग रख देंगे c बाई लैम्डा। समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही है मेरे भाई, ठीक है। c से c कैंसल आउट हो जाएगा, एक c से एक c, तो ये हो जाएगा mc दैट इज इक्वल टू, चौक मुझे नहीं आ रहा है, mc इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई लैम्डा। और लैम्डा का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा, लैम्डा इधर ले जाइए और mc को नीचे ले जाइए, h बाई mc, इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रही है, इतना समझ में आ गया सबको। अब यदि उस कण का संवेग p है, तब p इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का mc। तो इस प्रकार मैं लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, इक्वेशन नंबर 4। समझ में आ रहा है जी। किंतु
कोई भी कण जो है वह देखो विकिरण, वह भी इसको हमने देखा था कि उसको हमने कण भी माना था, फोटॉन के रूप में कण भी माना था, तरंग भी माना था, ठीक है। लेकिन जो ये हमारा सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट, स्पेशली इसको शो किया जाता है स्पीड ऑफ लाइट के लिए, ठीक है, प्रकाश के चाल के लिए। अब यदि कोई कण है उसका वेट ज्यादा है, ठीक है, या वो स्पीड ऑफ लाइट के वेग से नहीं चल रही है, वेलोसिटी से नहीं चल रही है, तब यदि कण का द्रव्यमान आपको दिख रहा होगा, द्रव्यमान m व वेग v है, वेग v है, तब हम सब जानते हैं संवेग p इज इक्वल टू हो जाएगा mv। इस प्रकार यदि मैं p के जगह में mv रखूं तो मुझे मिल जाएगा डियर स्टूडेंट लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, h बाई mv। और ये आ गया समीकरण नंबर 5। इस प्रकार से एक गतिमान कण के संवेग तरंगदैर्घ्य को इस प्रकार से निर्मित किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत बार पूछा जा चुका है, मोस्ट एमपी है, आपको भी इस प्रकार से निर्मित करने आना चाहिए। पूरे एक चीजों को आप लोग लिखेंगे। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं इससे निष्कर्ष क्या निकला। इसका निष्कर्ष जो आता है, निष्कर्ष क्या क्या निकला इधर देखिए। हमने जो इक्वेशन निकाल के लाया है डियर स्टूडेंट वो है लेम्डा दैट इज इक्वल टू h बाई mv, ठीक है, ये निकाल के लाए हैं हम लोग। तो सबसे फर्स्ट निष्कर्ष ये निकला कि लेम्डा h तो हमारा कांस्टेंट पहले से ही है, ठीक है, h हमारा कांस्टेंट पहले से ही है। अगर मैं m को भी कांस्टेंट कर देता हूँ, उसका द्रव्यमान को भी कांस्टेंट कर देता हूँ, तो लेम्डा इज प्रोपोर्शनल टू v। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जैसे जैसे उस कण का वेग बढ़ते जाएगा, वेग वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ उसका जो तरंगदैर्घ्य है वो कम होने लगेगा। और यदि उस कण का वेग कम है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, अधिक होगा। ये फर्स्ट निष्कर्ष रहा। सेकंड निष्कर्ष क्या है मेरा भाई? निष्कर्ष ये है कि यदि v इज इक्वल टू 0, यदि उस कण का वेग हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, अर्थात वो गतिमान कण, देखो क्या कहा था, अभी समझ में आ जाएगा आपको, एकदम बेहतरीन चीज है ये। तो लेम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। आप यहाँ रखिए ना, लेम्डा इज इक्वल टू 1/0 रख दीजिए, वेलोसिटी 0 कर दीजिए, तो लेम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। मतलब क्या है, मतलब क्या है ये सुनो आप, समझो आप, कि यदि उस कण का वेग 0 है, 0 है, कण गतिमान नहीं है, तो उसका तरंगदैर्घ्य होगा क्या, नहीं ना होगा, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य अर्थात तरंग की भांति वही कण व्यवहार करेंगे जिसमें गति हो, क्या हो, गति हो। गतिमान कण ही क्या करेंगे, तरंग की भांति व्यवहार करेंगे और उसमें उसका एक निश्चित जो है तरंगदैर्घ्य होगा। यदि वेग 0 है तो उसका तरंगदैर्घ्य नहीं होगा, ठीक है। थर्ड क्या है डियर स्टूडेंट, अगर हम लेम्डा इसको क्या बोलते हैं, फलांग तो एक कांस्टेंट है ही, वेग को कांस्टेंट कर दें, उसके वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दें, मान लो उसका वेलोसिटी है 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 सपोज करो मीटर पर सेकंड, ठीक है, सपोज करते हैं, ऐसा कर दिया, तो वो जो है हमारा उसका तरंगदैर्घ्य जो है वो डिपेंड करेगा उसके द्रव्यमान पर, ठीक है। तो द्रव्यमान कम होगा तो उसका जो है क्या होगा, तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। द्रव्यमान कम होगा तो उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। यदि द्रव्यमान अधिक है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा, ठीक है, ये चीज है। तो इतनी जानकारी जो है हमको कहां से मिल जाती है, उस इक्वेशन जो है डी ब्रोगली के इक्वेशन से ये जो है निष्कर्ष निकल करके आ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं गतिज ऊर्जा के पद में डी ब्रोगली का समीकरण। गतिज ऊर्जा के पद में डी ब्रोगली का समीकरण, डी ब्रोगली का समीकरण तो क्या है ये देखते हैं। गतिज ऊर्जा के पद में डी ब्रोगली का समीकरण जो है डियर स्टूडेंट, आप सबको मैं थोड़ा सा कनेक्ट करता हूं, इधर देखिएगा। गतिज ऊर्जा, ठीक है, हम सब जानते हैं संवेग P इज इक्वल टू होता है mv, होता है कि नहीं होता भाई, द्रव्यमान गुणित वेग। अब ये देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, √m²v² लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं, दोनों का स्क्वायर है और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, है ना। अब देखिएगा मैं इसको क्या लिख रहा हूं, और क्या लिख रहा हूं, 2m²v²/2 लिख सकता हूं, डेफिनेटली सर, ठीक है। अब देखिए और क्या लिख रहा हूं मैं इसको, 1/2 या इधर देखते रहिएगा आप लोग, क्या 2
m मल्टीप्लाई 1/2 mv²। क्या गलत लिख दिया बोलिए मुझे बताइए भाई। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यार वापस से, और m से m मल्टीप्लाई होगा तो m² हो जाएगा, वही आ जाएगा। अब ये देखो 1/2 mv² क्या होता है, 1/2 mv² दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं p इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2m, और ये लिख सकता हूं मैं k। क्यों 1/2 mv² के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं k। इस प्रकार जो इक्वेशन, इस प्रकार समीकरण नंबर 5 से, तो समीकरण 5 से क्या होगा, तो समीकरण 5 ये है, समीकरण नंबर 5 आया है ना। तो समीकरण 5 से हमारा हो जाएगा डियर स्टूडेंट लैम्डा दैट इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट क्या हो जाएगा 2mk। तो इस प्रकार गतिज ऊर्जा के रूप में हमारा क्या है, ये गतिज ऊर्जा के रूप में तरंगदैर्घ्य, किसी गतिमान कण के तरंगदैर्घ्य का, किसी गतिमान कण के का तरंगदैर्घ्य है ये। ओके, तो यहां तक आपको निकालना है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट, यहां तक है गतिज ऊर्जा के रूप में क्या चीज, तरंगदैर्घ्य का समीकरण। एक इलेक्ट्रॉन के जो है तरंगदैर्घ्य देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य डी ब्रॉगली के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, डी ब्रॉगली के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो माना कि m द्रव्यमान व e आवेश का एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जिसे v विभवांतर के द्वारा, कैपिटल V विभवांतर लगाया जाता है, जिसके कारण वह v वेग से गति करने लगता है, v वेग से क्या करने लगता है, गति करने लगता है। यदि उसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv² है, तब किया गया कार्य, उस इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, किया गया कार्य जो होगा डियर स्टूडेंट वो हो जाएगा E कैपिटल V। ये V जो है हमारा क्या है, विभवांतर है, समझ में आ रहा है। किया गया कार्य और कहां से आया है, तो विभव बराबर आप सबको पता है, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब यहाँ आवेश की जगह में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है E। ठीक है, और विभव क्या है, V। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो ना तो EV हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से ठीक है, तो उस पर किया गया कार्य ही उसका गतिज ऊर्जा होता है। इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा होती है। तो किया गया कार्य क्या होता है, किया गया कार्य दैट इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा। उस पर जो किया गया कार्य होता है वह उसमें गतिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। तो ये हो जाएगा किया गया कार्य EV दैट इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा है डियर स्टूडेंट 1/2 mv²। है कि नहीं है भाई, बोल दीजिए है कि नहीं है। बिल्कुल है सर, समझ में आ रहा है। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों का, आगे बढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, mv² दैट इज इक्वल टू 2 को उधर भेजेंगे तो 2ev हो जाएगा। दोनों पक्ष में हम क्या कर रहे, देखिए m²v² दैट इज इक्वल टू, मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर नहीं कर रहा, सिर्फ इधर m का गुणा कर रहा हूं, तो इधर भी मैं कर देता हूं, तो 2mvev हो जाएगा। किया क्या मेरे भाई, कुछ नहीं किया, इधर भी m का गुणा किया हूं, इधर भी m का गुणा किया हूं, और कुछ नहीं, अपने फायदे के लिए। क्या फायदा होगा, इधर देखो, ये हो जाएगा mv दैट इज इक्वल टू स्क्वायर इधर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा क्या चीज, 2me कैपिटल V। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। इस वैल्यू को क्या करना है, वापस से इक्वेशन नंबर किस में रखना है, 5 में रखना है। तो हम सब जानते हैं समीकरण 5 से, ठीक है, समीकरण 5 से आप लोग लिख सकते हैं डी ब्रॉगली के तरंगदैर्घ्य से क्या होता है, डी ब्रॉगली के तरंगदैर्घ्य से क्या होता है, बता दीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है h बाई mv होता है। तो mv की जगह में हम लोग क्या रख देंगे, 2me कैपिटल V रख देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया ना भाई, कहां से आया, क्यों रखा, समझ में आ गया। ओके वेरी गुड। अब देखिए, चूंकि प्लांक नियतांक का वैल्यू होता है डियर स्टूडेंट 6.62 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकंड। ओके, हमारा जो m का मान होता है, द्रव्यमान होता है 9.1, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -31 किलोग्राम।
ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है E इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे तो हमारा जो लेमडा का वैल्यू आएगा, लेमडा का वैल्यू जो आने वाला है तो लेमडा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, एच का वैल्यू रख देंगे हम लोग 6.62 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई m का वैल्यू है 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई e का वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 और v। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, पूर्ण सॉल्व करोगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा लेमडा का वो आता है अंडर रूट 150 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 150 डिवाइडेड बाय v। ठीक है जी, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ओके, ये आता है आपका 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अब जब इसको मैं थोड़ा 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है ना। 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर होता है। 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर होता है। तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं किसी में, एंगस्ट्रॉम में। तो लेमडा दैट इज इक्वल टू, और इसको अंडर रूट से बाहर निकालूंगा डियर, तो ये बनता है 12.54, ठीक है, 54 डिवाइडेड बाई अंडर रूट v, और ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन में संलग्न जो तरंग दैर्घ्य होता है उसका वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। बस अब हमको चाहिए क्या इस चीज में, अगर हमको पूर्ण तरंग दैर्घ्य निकालना है, केवल तरंग दैर्घ्य निकालना है, तो हमको चाहिए कि हम विभवांतर कितना लगा रहे हैं। उस इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने में जो लगा विभवांतर है उसका वैल्यू अगर हम रखते हैं तो हमको उस कण का तरंग दैर्घ्य पता चल जाएगा। और तरंग दैर्घ्य केवल किसका होता है, तरंग का होता है, मतलब तरंग दैर्घ्य तरंग का होता है। इस प्रकार वो इलेक्ट्रॉन जो कि एक कण है इलेक्ट्रॉन, वह यहाँ पे किसकी भांति कार्य कर रहा है, तरंग की भांति कार्य कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो इस चीज को याद रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। हम क्या निकाले, क्यों निकाले बताइए। हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि कण की द्वैत प्रकृति होती है, द्रव्य की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात कण एक तरंग की भांति कार्य करता है। और कण तो कण है ही, है कि नहीं। द्रव्य, कण जो है द्रव्य है और वह तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है, जिसकी विकिरण, ठीक है, विकिरण कण की भांति भी व्यवहार करता है, तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। वैसे ही एक कण भी तरंग की भांति व्यवहार करता है और तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि यदि उसमें तरंगाग्र है तो वह क्या है, तरंग है। अब इसको प्रूव करेगा कौन, डेविसन और जर्मर का प्रयोग। चलिए देखते हैं डेविसन और जर्मर का प्रयोग। डेविसन और जर्मर का प्रयोग। जर्मर का प्रयोग। तो इन्होंने क्या किया डियर, इधर देखिएगा, ध्यान से समझना है। इन्होंने ये सिद्ध किया कि वास्तव में गतिमान इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, उसमें तरंग दैर्घ्य होता है। और अपने प्रयोग के लिए इन्होंने किसका सहायता लिया, इससे जस्ट पहले हमने जो निकाला था डी ब्रोगली, ठीक है, तरंग दैर्घ्य का व्यंजक जो निकाला था एक इलेक्ट्रॉन के लिए, उसकी सहायता लिया, ठीक है, उस डेरिवेशन का सहायता लिया और स्वयं इन्होंने प्रैक्टिकल किया। और उस प्रैक्टिकल में क्या किया, ध्यान से देखिएगा, पहले उपकरण का वर्णन सुनिए। क्या क्या उपकरण है ये देखिए। इसमें एक तंतु होता है एफ फिलामेंट, इसमें एक तंतु एफ फिलामेंट होता है जिसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। इस तंतु का संबंध एक निम्न तनाव वाले बैटरी के साथ कर दिया जाता है, निम्न तनाव वाले बैटरी के साथ कर दिया जाता है, निम्न तनाव वाले बैटरी के साथ कर दिया जाता है, लो टेंशन बैटरी के साथ कर दिया जाता है। जब इस बैटरी की सहायता से धारा प्रवाहित की जाती है तो इस फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है और यह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगती है। इसके सामने इसको ढका हुआ एक बेलनाकार
बेलनाकार धातु का बेलन होता है, एक खोखला बेलनाकार धातु का बेलन होता है, इसे फिलामेंट को तंतु को ढके हुए, ठीक है, जो कैथोड की तरह कार्य करता है। इसके अक्ष के अनुदिश छिद्र होती है, ये छिद्र है, ठीक है, इसके अक्ष के अनुदिश छिद्र होती है। इसी के सामने एक अन्य धातु का खोखला बेलनाकार बेलन के आकार का आपका बेलन होता है, जिस पर भी क्या होता है डियर, अक्ष के अनुदिश हमारा छिद्र होता है। यह एनोड की तरह कार्य करता है। इन दोनों एनोड और कैथोड का संबंध एक उच्च विभवांतर बैटरी त्वरक के साथ कर दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से इनका संबंध किसके साथ कर दिया जाता है, एक उच्च त्वरक बैटरी के साथ कर दिया जाता है, ठीक है। फिलामेंट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन सामने रखे एक निकिल क्रिस्टल जिसे घनीय विकर्ण काटा गया होता है, एक निकिल क्रिस्टल जिसे घनीय विकर्ण के अनुदिश काटा गया होता है, उसके सामने जो है रख दिया जाता है। किसके सामने, फिलामेंट के सामने। जब फिलामेंट तंतु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल पर आपतित होती है तो वह विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है, विकर्णित हो जाती है, विभिन्न दिशाओं में विकर्णित हो जाती है। इस विकर्णित इलेक्ट्रॉन के मार्ग पर एक संसूचक डी होता है, एक संसूचक डी होता है, एक संसूचक डी होता है, साथ ही एक संसूचक डी होता है और साथ ही इसका संबंध एक धारामापी जी से कर दिया जाता है, डी। तो इस प्रकार आपको जो है वर्णन देना है और इस प्रकार का एक छोटा सा चित्र बनाना है, ठीक है डियर। इस प्रकार से आपको एक छोटा सा चित्र भी बनाना है और इसका वर्णन देना है। इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें विशेष, बस इतना छोटा सा चित्र है। यह है डेविसन जर्मर का जो है उपकरण। ओके, अब देख लेते हैं इसकी कार्यविधि और इसका डेरिवेशन। तो इसका कार्यविधि क्या है, कार्यविधि कुछ ऐसा है, फिलामेंट तंतु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन निकिल क्रिस्टल से प्रकीर्णित होने के विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है, ठीक है, विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है, जिसे संसूचक डी के माध्यम से, जहां पर एक मूवेबल स्केल जो है, ये क्या है, एक वृत्तीय पैमाना, जो कि एक क्या है, वृत्तीय पैमाना, ऐसा वृत्तीय पैमाना है जिसको हम चला सकते हैं, ऐसा वृत्तीय पैमाना लगा रहता है, मूवेबल वृत्तीय, उसको मोमेंट करा सकते हैं हम लोग, घुमा सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो तंतु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन निकिल क्रिस्टल से विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित होने के पश्चात संसूचक डी के माध्यम से संसूचित किया जाता है और धारामापी जी पर धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस प्रकार प्रकीर्णित आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है वो आपतित किरण और विकर्णित किरण के मध्य के कोण को क्या बोलते हैं, हमारा क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कोण, प्रकीर्णन कोण कहते हैं, प्रकीर्णन कोण कहते हैं, प्रकीर्णन कोण फाई, प्रकीर्णन कोण कहते हैं। वृत्तीय पैमाने के माध्यम से हम प्रकीर्णन कोण एवं धारामापी की सहायता से विद्युत धारा की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। किंतु विद्युत धारा की तीव्रता एक विशेष प्रकीर्णन कोण के मान पर निर्भर करता है, मतलब जो धारा का तीव्रता अधिकतम होता है वह एक विशेष प्रकीर्णन कोण पर होता है, अधिकतम जो होगा वो एक विशेष प्रकीर्णन कोण पर होता है और वह होता है 54 वोल्टेज, बैटरी के 54 वोल्टेज विभवांतर एवं 50 प्रकीर्णन
कोण के मान 50 डिग्री पर ये जो है अधिकतम होता है। यदि डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो है हमारा एक क्या है निकिल क्रिस्टल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा जो जो बातें बोली जा रही है। प्रकीर्णन कोण का मान 50 डिग्री एवं विभवांतर V बराबर 54 वोल्ट पर हमारा जो धारा की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। ये जो निकिल क्रिस्टल है इसका पृष्ठ स्पर्शी कोण ध्यान से देखिएगा, क्या है समझने का प्रयास करेंगे, है ना। ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठ स्पर्शी कोण। ये अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं ये इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा मान लो θ1 और ये हो गया θ2। ओके, ध्यान से देखिए उस चीज को, ठीक है, पर्टिकुलर उस चीज को ध्यान से आप लोग देखिए। तो ये कहलाता है पृष्ठ स्पर्शी कोण θ1 θ2। तो डियर स्टूडेंट यहां से अगर हम देखें तो इन तीनों का सम जो होगा, ठीक है, θ1 प्लस θ2 प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू होता है 180, सब जानते हैं। ओके, θ1 प्लस θ2 प्लस फाइव इज इक्वल टू 180। अब θ1 या θ2 का वैल्यू अगर बराबर है तो 2θ दैट 2θ प्लस 5 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 180 एंड फाइव इज इक्वल टू 2θ दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 5 और θ इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 5 का वैल्यू कितना है 50 डिवाइडेड बाई 2 को इधर ले जाइए 2, तो θ इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा डियर, क्या आ जाएगा आपका, ये आ जा रहा है, इसमें से माइनस कर दीजिए तो 130 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 65। ओके, तो ये देखना है हमको क्या चीज कि ये जो यदि इन इलेक्ट्रॉनों पर डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य मतलब तरंग संबंधित संलग्न है, यदि इन इलेक्ट्रॉनों पर तरंग संलग्न है तो यह एक्स किरणों के भांति विवर्तित होगी। अतः एक्स किरणों पर लागू होने वाला ब्रेग का समीकरण जो होता है 2d sin थीटा दैट इज इक्वल टू n लेम्डा से हम इसका तरंगदैर्घ्य इन किरणों का जो है इन इलेक्ट्रॉनों का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा हम लोगों का 2, जहां पे d जो है हमारा कहलाता है अंतराल, तो इसका वैल्यू जो होता है 0.94914 और साइन थीटा का जो वैल्यू आया है वो आया हमारा 65 दैट इज इक्वल टू, ये होता है उच्चिष्ट, इसका वैल्यू होता है 1, केंद्रीय उच्चिष्ट इसका वैल्यू होता है 1 दैट इज इक्वल मल्टीप्लाई लेम्डा। तो लेम्डा का मान यहां से हमारा निकल के आता है, लेम्डा का वैल्यू अगर इसको आप सॉल्व करें तो लेम्डा का जो वैल्यू निकल के आता है 1.67 एंगस्ट्रॉम। ओके, इस प्रकार से। और डियर स्टूडेंट इसी को, इसका जो हमने क्या किया, इसका हमने जो आपका इसका विभवांतर, बैटरी का विभवांतर हमने निकाल के रखा था, कितना में इसकी तीव्रता अधिक होती है, तो वो होता है 54 वोल्ट। इस वैल्यू को हम लोग रख देते हैं डी ब्रॉगली तरंग के समीकरण में। तो डी ब्रॉगली तरंग के समीकरण के अकॉर्डिंग होता है लेम्डा इज इक्वल टू होता है हमारा 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम हमने निकाला था। इस वैल्यू में जब रखेंगे हम, इस डेरिवेशन में जब वैल्यू रखेंगे 27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 54 और इसको सॉल्व जब किया जाता है तो इसका वैल्यू आता है हमारा, क्या आ जाता है 1.65 एंगस्ट्रॉम। ठीक है डियर, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि जिस चीज को आपका डी ब्रॉगली ने एक समीकरण के द्वारा निकाला था वह वास्तव में प्रयोग में भी सिद्ध होता है। उतना ही जो है एक गतिमान कण का तरंग आता है। इस प्रकार से एक गतिमान कण, ठीक है, उसमें तरंग संलग्न होता है और वह तरंग की भांति व्यवहार करता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही और ये चैप्टर हो जाता है डन। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।